नमस्कार, वेलकम टू भूगोलशाला। मैं पूनम यादव। आज की क्लास में हम बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया पढ़ेंगे। बायोस्फीयर क्या होता है, जैव मंडल किसे कहते हैं? तो शाब्दिक अर्थ अगर हम इसका जाने तो जैव से तात्पर्य है संपूर्ण जीव और वनस्पति। सभी प्रकार के जीव और वनस्पति जहां पाए जाते हैं उस क्षेत्र को या उस जोन को या उस मंडल को जैव मंडल कहते हैं। अब जैव मंडल किस प्रकार से निर्मित होता है? ऐसा क्षेत्र अर्थात जीव मंडल या जैव मंडल कैसे बनता है? जहां पर जल की प्राप्ति होती है, वायु की प्राप्ति होती है, अर्थात वहां पर एटमॉस्फेयर की आवश्यक गैसें और सनरेज हमें प्राप्त होती हैं, तथा इसी के साथ में धरातल जहां पर मृदा और आवश्यक खनिज तत्व हमें मिलते हैं। ऐसे क्षेत्र को जैव मंडल कहा जाता है या जीव मंडल कहा जाता है, जहां पर स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल तीनों एक स्थान पर मिलते हैं। वहां पर अनुकूल दशाएं होती हैं कि जीव और वनस्पति पनप सकते हैं और इसी क्षेत्र को जैव मंडल कहा जाता है। अब ऐसा क्षेत्र जहां पर जीव सर्वाधिक निवास करते हैं, वनस्पति एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे क्षेत्र को जैव मंडल कहा जाता है और इसी क्षेत्र को संरक्षित जब किया जाता है उसे बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। अर्थ पर सब जगह जीव मंडल या जैव मंडल विद्यमान नहीं होता है, क्योंकि कई ऐसे स्थान हैं जहां पर धरातल उपयुक्त नहीं होता, कोई ऐसे स्थान है जहां पर जल की उपलब्धता नहीं होती है, तो ऐसे स्थान पर जैव मंडल नहीं पाया जाता है। अब हम देखते हैं कि जैव मंडल में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं या महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हम देखते हैं। सबसे पहले वनस्पति, पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे पहले देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द टांसले ने दिया था। और वनस्पति क्या होती है? जो कि ग्रो करती है, सन रेज के उपस्थिति में अपना भोजन का निर्माण करती है और अजैव तत्व कहां से लेती है? धरातल से लेती है। तो जहां पर जैव और अजैव तथा ऊर्जा घटक, पारिस्थितिकी तंत्र के 3 घटक हैं, जैव घटक, अजैव घटक और ऊर्जा घटक। जहां पर जीव और वनस्पति, अजैव यानी कोई खनिज संसाधन है या जल है, अजैव संसाधन कहलाते हैं, और ऊर्जा संसाधन जो कि सन से हीट को प्राप्त करते हैं। सनरेज की उपस्थिति में वनस्पति अपना भोजन का निर्माण करती है तथा अन्य जीव वनस्पति को खा करके अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। इसी प्रकार से सर्वाधिक मात्रा में वनस्पति जीव अर्थात मनुष्य या फिर प्राणी अर्थात वनस्पति, सभी अजैव घटक आपस में सह संबंध स्थापित करके रहते हैं, इकोसिस्टम कहलाता है। तो इकोसिस्टम एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कि जैव विविधता रखता है। अब जैव विविधता क्या होती है? बायोडायवर्सिटी, वनस्पति और जीव जंतुओं की जितनी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं उसे जैव विविधता क्षेत्र कहा जाता है या हॉटस्पॉट कहा जाता है। जहां पर जैव विविधता सर्वाधिक उच्च पाई जाती है उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट कहते हैं। मायर्स ने हॉटस्पॉट शब्द दिया था। हॉटस्पॉट या तप्त स्थल ऐसे क्षेत्र जहां पर जीव और वनस्पति की सर्वाधिक स्पीसीज पाई जाती हैं या प्रजातियां पाई जाती हैं, हॉटस्पॉट क्षेत्र होता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र क्या होते हैं? जीव का मंडल या जीव का आवास क्षेत्र या जीवों का
रहने का स्थान जो होता है उसी को संरक्षित करना, उसी को कंजर्व करना बायोस्फीयर रिजर्व कहलाता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित करने के लिए यूनेस्को द्वारा स्थलीय और जलीय या तटीय क्षेत्र को चुना जाता है। ऐसे क्षेत्र को चुना जाता है जो जहां पर बायोडाइवर्सिटी भी रिच होती है या जीवों के रहने के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं और जहां पर अनेक प्रकार की प्रजातियां निवास करती हैं। पहले से ही ऐसे क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र एक बड़ा एरिया होता है, एक व्यापक क्षेत्र होता है जिसमें बहुत अधिक पारिस्थितिकी तंत्र हो सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक छोटा क्षेत्र भी हो सकता है जो कि जीवों को रखता है या वनस्पति को साहचर्य स्थापित करके वहां पर मौजूद होते हैं। तो अनेक पारिस्थितिकी तंत्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के अंदर पाए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि बायोस्फीयर क्षेत्र एक बड़ा क्षेत्र होता है जहां पर अनेक पारिस्थितिकी मौजूद हो सकती है। इसी में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र या तटीय या फिर स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र भी निवास करते हैं या स्थित रहते हैं। दोनों के संयोजन से बड़े क्षेत्रों में फैले प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य के प्रतिनिधि भागों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पदनाम है। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जीवों की बहुत अधिक प्रजातियां निवास करती हैं, बहुत अधिक मात्रा में जीव या वनस्पति निवास करते हैं। ऐसे बड़े एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक विकास को भी संतुलित करता है। अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व जहां पर उच्च उत्पादकता होती है जीवों की, वहां पर आर्थिक और सामाजिक विकास भी होता है। जैसे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है और वहां पर बहुत अधिक मात्रा में मछलियों का उत्पादन किया जाता है, इसी से फिर आय होती है। ठीक है, इसी प्रकार से वनस्पति से उत्पन्न होने वाले प्रोडक्ट से भी आर्थिक आय होती है। नेक्स्ट देखो, इस प्रकार बायोस्फीयर रिजर्व लोगों और प्रकृति दोनों के लिए विशेष वातावरण है जहां पर जीव, जो कि मनुष्य हो या फिर अन्य जीव हो, प्रकृति के साथ में सह संबंध स्थापित करके रहते हैं और एक दूसरे की जरूरतों का सम्मान करते हुए सह अस्तित्व में रह सकते हैं। ऐसा क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र एक बड़े व्यापक क्षेत्र को घोषित किया जाता है जिसमें मानव अधिवास भी होते हैं और जहां पर एक वनस्पति वाला घना क्षेत्र भी होता है जहां पर जीव भी निवास करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जलीय क्षेत्र भी हो सकता है जहां पर मछलियों का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में 3 जोन पाए जाते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के 3 जोन कौन कौन से होते हैं? एक वलय के आकार में बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र व्यापक रूप से विस्तृत होता है जिसमें सबसे इनर वाला पार्ट होता है, वहां पर सर्वाधिक वनस्पति के प्रकार पाए जाते हैं और जीवों की स्पीसीज पाई जाती हैं। ये कोर क्षेत्र होता है, यहाँ सिर्फ मॉनिटरिंग की जाती है, यहाँ पर किसी की भी एंट्री अलाउ नहीं होती है, यहाँ पर कोई भी मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकता है, यहाँ पर घर बनाने की अनुमति नहीं होती है, यहाँ पर कोई रिसर्च वर्क भी नहीं होता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में सबसे कोर जोन जो होता है उसी के साथ में बाहर की ओर जब हम चलते हैं तो कोर जोन से बाहर की ओर जहां पर बफर जोन पाया जाता है। बफर जोन में क्या होता है? शोध कार्य कर सकते हैं और कुछ मानव गतिविधियां भी यहाँ पर करने के लिए अनुमति प्राप्त होती है। जैसे कि यहाँ आप पशु चारण कर सकते हैं,
एक सीमित मात्रा में पशुचारण कर सकते हैं और यहाँ पर रिसर्च वर्क कर सकते हैं, यानी शोध कार्य कर सकते हैं। कुछ मानव मुख्य आवास यहाँ पर बनाए जा सकते हैं, यानी मुख्य आवास या अधिवास जो कि मॉनिटरिंग के लिए ही होते हैं, अधिवास यहाँ पर बनाए जाते हैं बस केवल। और कुछ मात्रा में पर्यटन भी अलाउ होता है यहाँ पर बफर जोन में, लेकिन कोर जोन में कोई भी गतिविधि है वो नहीं कर सकते हैं। बफर जोन में ये सभी कार्य कर सकते हैं और इसी के बाद में जैसे ही हम बाहर की ओर जाते हैं बफर जोन से, यानी थर्ड लेयर में जब हम जाते हैं तो वो ट्रांजिशन जोन कहलाता है। यहाँ पर वनस्पति का आवरण विरल होता जाता है और मानव अधिवासों की संख्या भी विद्यमान होती है। ट्रांजिशन जोन ऐसा होता है, ट्रांजिशन जोन से बाहर की ओर मानव अधिवास सर्वाधिक पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन जोन एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर मानव अधिवास पाए जाते हैं विरल रूप में, और विरल रूप में ही यहाँ पर वनस्पति पाई जाती है, यानी वनस्पति कम पाई जाती है और जीवों की स्पीसीज भी कम पाई जाती हैं। तो ट्रांजिशन जोन या संक्रमण क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर वनस्पति का प्रकार या वनस्पति की जो प्रजातियां हैं वो कम हो जाती हैं, जीवों की प्रजातियां कम हो जाती हैं और मात्रा में भी कमी होती है, तथा घरों को जो कि एक ट्रांजिशन जोन से बाहर अत्यधिक होते हैं वो ट्रांजिशन जोन में कम पाए जाते हैं, लेकिन बफर जोन से अधिक अधिवास यहाँ पर पाए जाते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि बायोडायवर्सिटी का सिंबल है कोर जोन में सबसे ज्यादा मिलती है। टूरिज्म यहाँ अलाउ नहीं होता है, कहां पर बफर जोन में कुछ मानव अधिवास होते हैं जो कि मॉनिटरिंग के लिए होते हैं, रिसर्च यहां पर कर सकते हैं आप, एजुकेशन के लिए यह क्षेत्र अनुमति प्रदान करता है। कोर जोन में केवल मॉनिटरिंग के लिए ही अनुमति प्रदान है। ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, फसल का उत्पादन आप सर्वाधिक कर सकते हैं, यानी वहां पर मानव के अधिवास बन सकते हैं, मानव के लिए कृषि क्षेत्र यहाँ पर प्राप्त होता है, वनस्पति का आवरण कम होता है, यहाँ पर उद्योग धंधे भी स्थापित होते हैं। तो ऐसा क्षेत्र ट्रांजिशन जोन कहलाता है। अब हम डीपली पढ़ लेते हैं कोर जोन को। तो कोर जोन बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का सबसे संरक्षित क्षेत्र होता है जहां पर वनस्पति या फिर जीवों का सर्वाधिक प्रकार पाए जाते हैं और घनी मात्रा में यहाँ पर जीव या वनस्पति प्राप्त होते हैं। यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे संरक्षित क्षेत्र है। इसमें पौधे और जानवर शामिल होते हैं। वे आर्थिक प्रजातियों के जंगली रिश्तेदारों का संरक्षण करते हैं। असाधारण वैज्ञानिक रुचि वाले महत्वपूर्ण आनुवंशिक भंडार का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर जैव उत्पादकता उच्च होती है। कोर जोन एक संरक्षित क्षेत्र है जैसे राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य। मैंने आपको ये बताया कि बायोस्फीयर एक बड़ा क्षेत्र होता है और बायोस्फीयर यानी जीवमंडल, जहां तक जीव पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में बायोस्फीयर क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। अब बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के अंदर बहुत सारी पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं और वो उच्च पारिस्थितिकी तंत्र, जैसा कि हमने पढ़ा राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पर जीवों को संरक्षित करने के लिए रखा जाता है, ठीक है। उनका जो मूल क्षेत्र है वहीं पर उन्हें संरक्षित किया जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर राष्ट्रीय उद्यान है, ऐसा क्षेत्र कोर जोन कहलाता है बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के अंदर। या फिर कोई अभ्यारण्य हो सकता है, जैसे कि अभ्यारण्य संकटापन्न जो जीव हैं जिनके अस्तित्व को खतरा है, ऐसे जीव अभ्यारण्य में रखे जाते हैं और संरक्षित किए जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से अभ्यारण्य या फिर नेशनल पार्क जहां होते हैं वो क्षेत्र कोर जोन कहलाता है, जहां पर एंट्री नहीं होती है। तो मुख्यतः वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत
इसे मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया है कोर जोन को, नेशनल पार्क को और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, इनके अंदर एंट्री नहीं होती है और यही क्षेत्र क्या कहलाते हैं, कोर जोन कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे, जिसको हम नेशनल पार्क पढ़ते हैं या अभ्यारण्य पढ़ते हैं, वो जैव मंडल के अंदर का ही क्षेत्र होता है जहां पर मानव गतिविधियां की अनुमति नहीं होती है। तो कोर जोन में भी कुछ मुख्य लेयर होती हैं, जिसको हम देख लेते हैं। कोर जोन में सबसे आंतरिक क्षेत्र जो केवल मॉनिटरिंग के लिए ही अनुमति प्राप्त क्षेत्र होता है। इसी के साथ वाला जो क्षेत्र लगता हुआ है बफर जोन, जहां पर एजुकेशन पर्पज से या फिर जीवों की प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए भी कुछ गतिविधियां अनुमति प्राप्त होती हैं, शोध कार्य के लिए अनुमति प्राप्त होती है। तो ऐसा क्षेत्र कोर जोन कहलाता है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे बफर जोन में। बफर जोन कोर जोन को कवर करे रखता है। इस क्षेत्र में मानव की गतिविधियां इस तरह से प्रतिबंध किया जाता है कि कोर जोन में जो जीव हैं या वनस्पति हैं उनको नुकसान ना पहुंचे, वो संरक्षित रहें, इस हद तक ही अनुमति प्राप्त होती है। तो इसमें पुनर्स्थापना, सीमित मात्रा में पर्यटन की अनुमति होती है, मछली पकड़ने का कार्य यहाँ पर किया जा सकता है, पशु चारण या चराई का कार्य यहाँ पर किया जा सकता है, जिन्हें कोर जोन पर प्रभाव को कम करने की अनुमति है। अर्थात बफर जोन ऐसा क्षेत्र है जहां पर कुछ गतिविधियां अलाउ होती हैं, अनुमति प्राप्त होती हैं, जैसे पशुचारण कार्य है या फिर पर्यटन आप यहां कर सकते हैं एक लिमिट में ही रह करके, यानी एक सीमित मात्रा में पर्यटन अलाउ होता है। और इसी के साथ में कृषि क्षेत्र एक आप कर सकते हैं जो कि चराई क्षेत्र के लिए होता है, चराई कार्य के लिए होता है। अनुसंधान और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए यह क्षेत्र अनुमति प्रदान करता है, बफर जोन। अब आते हैं थर्ड जोन पे, जो कि ट्रांजिशन एरिया कहलाता है, संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। यह बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे बाहरी भाग होता है। यहाँ मानव उद्यम और संरक्षण किया जाता है। यहाँ पर उद्योग स्थापित कर सकते हैं, यहाँ पर मानव अधिवास बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मनोरंजन गतिविधियों का क्षेत्र स्थापित किए जा सकते हैं और आर्थिक उपयोग की विशेषताएं यहाँ शामिल है। यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड होता है, अधिवास बनते हैं और वन और गहन मनोरंजन के क्षेत्र स्थापित होते हैं। सबसे आउटर लेयर है जिसे ट्रांजिशन जोन कहा जाता है। अब आते हैं बायोस्फीयर रिजर्व के पदनाम के लिए मानदंड। बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित करने के लिए किस किस विशेषताओं की आवश्यकता होती है? तो किसी स्थल में सबसे पहले तो बायोस्फीयर ऐसे स्थल वाला क्षेत्र या तट वाला क्षेत्र या जलीय क्षेत्र यानी समुद्री या कोई झील वाला क्षेत्र हो सकता है, जो प्रकृति संरक्षण के दृष्टिकोण से संरक्षित और न्यूनतम अशांत क्षेत्र होना चाहिए। यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर डिस्टरबेंस कम हो, ऐसा क्षेत्र जिसके आसपास में अधिवास की कमी हो और जीवों की और वनस्पति की मात्रा जहां ज्यादा हो, तो ऐसे क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। संपूर्ण क्षेत्र एक जैविक भौगोलिक इकाई के समान होना चाहिए। जो क्षेत्र आप चुन रहे हैं वहां पर समानता होनी चाहिए, उस पूरे क्षेत्र में समान भौगोलिक विशेषताएं होनी चाहिए और क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए कि वह पारिस्थितिकी तंत्र के सभी पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व कर रहे जीवों की संख्या को बनाए रखे। अब आप इसे देखो, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी प्रणाली होती है जहां पर जीव, वनस्पति,
अजैव घटक जैसे जल या अन्य खनिज तत्व या मृदा के तत्व होते हैं, और ऊर्जा घटक यानी सन से प्राप्त होने वाली रेस आपस में अंतःक्रिया स्थापित करके और जीवों की उत्पादकता निर्धारित करते हैं या फिर वनस्पति की उत्पादकता निर्धारित करते हैं, अर्थात ग्रो करते हैं। पोषण स्तर में प्राथमिक पोषण स्तर पर पौधे या फिर वनस्पति आते हैं जो कि पारिस्थितिकी उत्पादकता में सर्वाधिक भूमिका रखते हैं। पोषण स्तर में पौधे सबसे अधिक मात्रा में होते हैं, तब वहां पर रहने वाले जीव हैं वो पौधों पर निर्भर होते हैं जो कि शाकाहारी होते हैं, और शाकाहारी जीवों को मांसाहारी जीव खाते हैं, इसलिए मांसाहारी जीव वहां पर कम पाए जाते हैं और सबसे कम मात्रा में पाए जाते हैं अपघटक। तो इसी प्रकार से पोषण स्तर बने होते हैं। इन सभी पोषण स्तर को पूरा कर सके ऐसी विशेषताएं उस क्षेत्र में होनी चाहिए ताकि जीवों की संख्या बनी रहे। प्रबंधन प्राधिकरण को स्थानीय समुदायों की भागीदारी और सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए ताकि जैव विविधता के संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास को आपस में जोड़ करके मैनेजमेंट और संघर्ष को रोकने के लिए उनके ज्ञान और अनुभव का लाभ उठाया जा सके। तो प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार सामाजिक सहयोग भी प्राप्त होना चाहिए ताकि ऐसे जैव विविधता वाले क्षेत्र यानी बायोडाइवर्सिटी के उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र जहां पर जीव और वनस्पति की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, हॉटस्पॉट कहा जाता है। किसने दिया था हॉटस्पॉट शब्द? नॉर्मन मायर्स ने। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी को हम सुनिश्चित कर सकें ऐसा सहयोग सामाजिक रूप से मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है वह क्षेत्र जिसमें पारंपरिक आदिवासी या ग्रामीण स्तरीय जीवन यापन के तरीकों को संरक्षित रखने की क्षमता हो ताकि पर्यावरण का सामंजस्यपूर्ण उपयोग किया जा सके। इस बात से आप क्या समझते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र किसे घोषित किया जाता है? ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जिसे आप बायोस्फीयर रिजर्व बना रहे हैं या आप उसे बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित क्षेत्र बना रहे हैं, उसमें ग्रामीण परिवेश ऐसा होना चाहिए जो कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति करे परंतु इसी के साथ में ही पर्यावरण को नुकसान ना हो। ऐसा जीवन पद्धति होनी चाहिए ताकि सामंजस्य पूर्वक पर्यावरण को भी ह्रास ना हो। अब बायोस्फीयर रिजर्व के कार्य या फिर बायोस्फीयर रिजर्व के क्या लाभ हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के क्या महत्व हैं? संरक्षण, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने से संरक्षण प्राप्त होता है। किसे? वनस्पति और जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को, और इन्हीं प्रजातियों के संरक्षण के कारण से आनुवंशिक संसाधनों यानी प्रजातियां बनी रहती हैं, स्थानिक प्रजातियां संरक्षित रहती हैं, पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होते हैं जिससे कि जैव उत्पादकता अधिक होती है और इसी प्रकार से कल्चरल लैंडस्केप भी बनती है। तो यह मानव पशु संघर्ष को रोकता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जब हम घोषित कर देते हैं तो शिकार की अनुमति नहीं होती है, तो इन्हें जीवन के साथ साथ आदिवासियों की संस्कृति रीति रिवाज की भी रक्षा होती है। अब आदिवासी समाज जो कि प्राचीन काल से ही जंगलों में रहते आ रहे हैं, अब आदिवासी समुदाय एक अपने निश्चित स्थान पर रहते हैं तो उनकी संस्कृति भी बनी रहती है क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व घोषित होने के बाद में उस क्षेत्र पर आप उद्योग धंधे स्थापित नहीं कर सकते हैं, वहां पर
पशुचारण नहीं कर सकते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की एंट्री अलाउ नहीं होती है। तो ऐसे क्षेत्र में आदिवासी समाज जो कि प्राचीन काल से निवास करता आ रहा है, तो उनकी संस्कृति समान रूप से बनी रहती है। विकास, आर्थिक और मानव विकास को बढ़ावा मिलता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व घोषित करने से मानव विकास को प्रगति मिलती है, आर्थिक लाभ मिलता है, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक तंत्र भी टिकाऊ बनता है। सतत विकास के लिए 3 स्तंभों को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करना चाहता है, जैसे सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की सुरक्षा। तो सतत विकास का अर्थ होता है कि सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण की सुरक्षा। मानव का सामाजिक विकास हो, आर्थिक विकास हो और इसी के साथ में पर्यावरण को ठेस भी ना पहुंचे, पर्यावरण का भी ह्रास ना हो, संरक्षित रहे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। तो इसी प्रकार से सतत विकास मजबूत बनता है, क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र ऐसे होते हैं, फिर वहां हम उनके साथ में किसी प्रकार की डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करते हैं, तो वो अपने स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं और संरक्षित रहते हैं। अन्य स्थानिक, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संरक्षण और सतत विकास के संदर्भ में अनुसंधान गतिविधियों, पर्यावरण शिक्षा, प्रशिक्षण, निगरानी को भी बढ़ावा देता है। तो बायोस्फीयर रिजर्व की सबसे आउटर लेयर जो कि संक्रमण क्षेत्र होता है, फिर उसके अंदर वाला बफर जोन जो होता है, तो उस बफर जोन तक हम जीवों की प्रजातियों को रीड करने के लिए जा सकते हैं, वनस्पति की प्रजातियों को भी हम जान सकते हैं, तथा यहाँ पर हम अधिवास बना सकते हैं, यहाँ पर हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, पर्यावरण की शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम यहाँ पर गतिविधियां कर सकते हैं, तो ट्रांजिशन जोन में। इसी प्रकार से यहाँ पर सतत विकास और अनुसंधान गतिविधियों में भी बढ़ावा मिलता है। अब आते हैं मानव एवं जीव मंडल कार्यक्रम। यह 1971 में यूनेस्को द्वारा शुरू किया गया था। यह एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम, तो अंतर सरकारी एक प्रोग्राम बनाया गया 1971 में यूनेस्को के द्वारा, जिसका उद्देश्य लोगों का और उनके पर्यावरण के बीच में जो संबंध है उन्हीं के सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार पर इस कार्यक्रम को स्थापित किया गया था। मानव आजीविका और लाभ को समान रूप से बंटवारे के लिए बेहतर बनाने और प्राकृतिक और प्रबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, शिक्षा को जोड़ती है। अब आते हैं यूनेस्को पर। तो यूनेस्को क्या है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा संगठन है जो 1945 में बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है, और इसी का जो क्षेत्र है जहां पर ये कार्य करता है, तो एजुकेशन क्षेत्र में कार्य करता है, साइंस, कल्चर और शांति के कार्यों के लिए संलग्न है। बायोस्फीयर रिजर्व की अंतरराष्ट्रीय स्थिति। तो वर्तमान में 134 देशों में 748 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र हैं, जिसमें से 23 ट्रांस बाउंड्री साइटें शामिल हैं, जिसमें से 2 देशों के बीच में बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। 5 देशों वाला बायोस्फीयर रिजर्व 5 देशों को मिलाकर के एक बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, जिसको कहते हैं मूरा, द्रवा, डेन्यूब। तो ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया और स्लोवेनिया देश मिलकर के इस बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का निर्माण करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र कौन सा है? तो ग्रेट गोबी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, जो कि मंगोलिया के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में चाइना की सीमा जो कि दक्षिण पश्चिम वाली है, वहां पर ग्रेट गोबी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र
पाया जाता है। और स्पेन में दुनिया के सबसे अधिक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र पाए जाते हैं, जो कि 53 है। तो स्पेन में दुनिया के सबसे ज्यादा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र पाए जाते हैं। अब आते हैं भारत के बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के बारे में। मैप के द्वारा हम जानते हैं तो भारत में पाए जाने वाले बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जिसकी संख्या 18 है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कोल्ड डेजर्ट के नाम से बायोस्फीयर क्षेत्र घोषित है। उत्तराखंड में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र पाया जाता है। सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। असम में मानस, नोक्रेक, डिब्रू सिखोवा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। दिहांग और दिबांग अरुणाचल प्रदेश में बायोस्फीयर संरक्षित क्षेत्र है। इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में सुंदरवन रिजर्व क्षेत्र है। उड़ीसा में सिमलीपाल रिजर्व क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी, पन्ना और अमरकंटक जो कि छत्तीसगढ़ और एमपी की बाउंड्री पर है। कच्छ क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। शेषाचलम आरक्षित क्षेत्र और नीलगिरी आरक्षित क्षेत्र जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है। अगस्त मल्लई रिजर्व क्षेत्र है। और ये कहां पर है? गल्फ, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में पाई जाने वाली खाड़ी जो कि मन्नार की खाड़ी है, वहां पर गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। इसी के साथ में जो कि लास्ट है ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भारत में। तो इसी प्रकार से 18 बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं। निर्माण कब हुआ? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो कि भारत में निर्मित सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, 1986 में घोषित हुआ, जिसमें तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक का हिस्सा आता है। तो 3 राज्यों में विद्यमान है। नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में है, 1988 में निर्मित हुआ। नोक्रेक 1988 में गारो हिल्स में, मेघालय में गारो हिल्स में पर्टिकुलर पाया जाता है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। ग्रेट निकोबार जो कि 1989 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संरक्षित है। मन्नार की खाड़ी 1989 में भारत और श्रीलंका के बीच तमिलनाडु के दक्षिण में श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में मन्नार की खाड़ी है जहां विद्यमान है। सुंदरवन 1989 में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के डेल्टा का हिस्सा है जो वेस्ट बंगाल में है, जो कि एक संरक्षित क्षेत्र है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। मानस असम में संरक्षित क्षेत्र है जो कि 1989 में निर्मित हुआ। सिमलीपाल 1994 में मयूरभंज उड़ीसा का हिस्सा है, बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। डिब्रू सिखोवा जो कि असम में है, 1997 में निर्मित हुआ। बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जिसमें दिहांग और दिबांग है 1998 में, जो कि अरुणाचल प्रदेश के सियांग और दिबांग घाटी का हिस्सा है। पंचमढ़ी और पन्ना, तो पंचमढ़ी पहले निर्मित हुआ था 1999 में, जो कि मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा जो कि चोटी का भी नाम है और नेशनल पार्क में भी हमने इसको पढ़ा। तो कंचनजंगा एक मिश्रित धरोहर के रूप में भी यूनेस्को ने दर्जा दिया है। सन 2000 में कंचनजंगा की पहाड़ियों और सिक्किम के अन्य हिस्सों को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। अगस्त मल्लई 2001 में केरल में नेयर पेपियारा और सेंद्रुदी वन्य जीव अभ्यारण्य और उनके आसपास वाले क्षेत्र को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया। अचान कुमार अमरकंटक के नाम से जाना जाने वाला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो कि 2005 में घोषित हुआ, मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी जिले के हिस्सों में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर के हिस्सों को कवर करता है।
ठीक है, तो एमपी की और छत्तीसगढ़ की सीमा पर पाया जाता है। कच्छ जो कि 2008 में घोषित हुआ गुजरात में है, कच्छ की खाड़ी में। शीत मरुस्थल या फिर कोल्ड डेजर्ट 2009 में हिमाचल प्रदेश में घोषित हुआ। शेषाचलम की पहाड़ियां जो कि आंध्र प्रदेश में है, तो शेषाचलम की पहाड़ी श्रृंखला पर शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया है। तो पन्ना 2011 में मध्य प्रदेश में पन्ना और छतरपुर जिलों में घोषित किया गया था। भारत में कुल बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र 18 है और भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र 12 है, यानी 18 में से 12 को ही यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। भारत में सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो कि कच्छ की खाड़ी में है, 12,454 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। भारत में सबसे पहली बार निर्मित हुआ या घोषित हुआ बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो कि नीलगिरी में है, जिसे 1 सितंबर 1986 को अधिसूचित किया गया और यह तमिलनाडु और केरल की सीमा पर तथा कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित क्षेत्र है। सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो कि डिब्रू सिखोवा 765 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर फैला हुआ है। भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त बायोस्फीयर रिजर्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला वाला नीलगिरी सबसे पहले शामिल हुआ जो कि बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक की सीमा पर स्थित है। मन्नार की खाड़ी यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त रिजर्व क्षेत्र है। सुंदरवन वेस्ट बंगाल, नंदा देवी उत्तराखंड, नौक्रेक मेघालय, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, शिमलीपाल उड़ीसा, अचान कमार या अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर अवस्थित है। ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार पे अगस्त्यमाला कर्नाटक, तमिलनाडु, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है और पन्ना मध्य प्रदेश में नवीनतम पन्ना जो कि नया निर्मित बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। अब पढ़ते हैं पर्टिकुलर बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के बारे में। तो वहां पर किस प्रकार के जीव या वनस्पति पाए जाते हैं, कब ये क्षेत्र निर्मित हुआ और इस क्षेत्र की क्या विशेषताएं हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र जो कि भारत का सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया था 1986 में। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र निम्नलिखित हैं। तो देखिए नाम सिर्फ एक है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। मैं पहले आपको ये चीज बता चुकी हूँ कि इसमें बहुत सारे इकोसिस्टम हो सकते हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क हो सकते हैं या फिर बहुत सारे इसमें वन्य जीव अभ्यारण्य भी हो सकते हैं। तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में अन्य संरक्षित क्षेत्र शामिल है। तो देखो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी नीलगिरी क्षेत्र में ही विद्यमान है। मुद्दुमुलाई टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में है, इसी में है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटक में है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। नागरहोल कर्नाटक, शांत वैली जो कि राष्ट्रीय उद्यान केरल में था, अमरकुलम जो कि केरल में है, मुकुर्थी नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में है, वायानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि केरल में है। तो देखिए आप नीलगिरी क्षेत्र जो कि एक उच्च बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र भी है और एक बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। इसमें टाइगर रिजर्व जो कि 4 विद्यमान है और इसी के साथ इसमें 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती हैं और 2 इसमें नेशनल पार्क। तो इतना बड़ा क्षेत्र होता है जिसमें बहुत सारे टाइगर रिजर्व या वन्य जीव अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान शामिल होते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व क्षेत्र को T+2 के अवार्ड से नवाजा गया था। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र 5,520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य पशु जो कि नीलगिरी ताहार और शेर के समान पूंछ वाला बंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। तो ये कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की सीमा पर
स्थित क्षेत्र नीलगिरी क्षेत्र है, जो कि नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। अब आते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र। तो नंदा देवी उत्तराखंड में है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। यहाँ का क्षेत्रफल 5860 है और फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क एवं नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क इसमें शामिल है। तो फूलों की घाटी और नंदा देवी नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में थे, वो भी इसी में शामिल है। यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य जीव, तो यहाँ पर मंकी पाए जाते हैं, स्नो लियोपार्ड यानी हिम तेंदुआ यहाँ पर पाए जाते हैं और हिरण पाए जाते हैं। तो उत्तराखंड के उत्तरी भाग पर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र पाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी और इसका क्षेत्रफल 820 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है और यह गारो हिल्स में पाया जाता है। नोकरेक राष्ट्रीय पार्क भी इस नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर ही आता है। तो महत्वपूर्ण लाल पांडा, एशियाई हाथी, बिल्लियां और बाघ का संरक्षण क्षेत्र है। ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर क्षेत्र, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी, 885 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विद्यमान है। 10 कैंपबेल बे राष्ट्रीय पार्क और गोलगिरथा नेशनल पार्क, जो कि ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का ही हिस्सा है। तो बड़े निकोबार में यह क्षेत्र स्थित है। महत्वपूर्ण पशु यहाँ पर खारे पानी का मगरमच्छ पाया जाता है, मैंकेक बंदर पाया जाता है, कछुआ और वाटर मॉनिटर पशु यहाँ पर पाए जाते हैं। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, जो कि तमिलनाडु का दक्षिणी हिस्सा और श्रीलंका के बीच में, जो कि भारत के ही क्षेत्र में रिजर्व क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 1989 में की गई है। क्षेत्रफल यहाँ का 10500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। यहाँ पे थुड्डुकोडी से धनुषकोडी के बीच में 160 किलोमीटर तक ये फैला हुआ रिजर्व क्षेत्र है। महत्वपूर्ण यहाँ पर डुगांग, जो कि समुद्री गाय के नाम से जाना जाता है, डॉल्फिन और ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल आदि यहाँ पर जलीय जीव पाए जाते हैं। मानस जीवमंडल या नीचे क्षेत्र, तो स्थापना यहाँ पर मानस जीवमंडल क्षेत्र की 1989 में की गई है। यहाँ का क्षेत्रफल 2837 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। महत्वपूर्ण पशु यहाँ पर एक सींग वाला गेंडा और हाथी, जंगली भैंस और गोल्डन लंगूर पाए जाते हैं। तो काजीरंगा और मानस क्षेत्र, जहां पर एक सींग वाला गेंडा मुख्य रूप से पाया जाता है और यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे के लिए क्षेत्र है। इसकी स्थापना 1989 में की गई है। क्षेत्रफल 9630 वर्ग किलोमीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। मैंग्रोव यहाँ पर पाई जाती है, अर्थात यहाँ पर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। तो ज्वारीय वन या मैंग्रोव वनस्पति की विशेषता होती है कि ये बहुत अधिक ज्वार सहन कर सकते हैं, इनकी जड़ें अधिक मजबूत होती हैं। हेलिडे द्वीप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लॉथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सजना खली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि सुंदरवन रिजर्व क्षेत्र में शामिल है। महत्वपूर्ण पशु यहाँ के, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए, जो सुंदरवन नेशनल पार्क आपने पढ़ा है, चीतल और तेंदुआ और फिशिंग कैट के लिए संरक्षित क्षेत्र है। अब आते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई। 4374 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैला है। कुलडीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हथगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सतकोशिया नेशनल पार्क शामिल है। प्रमुख पशु एशियाई हाथी, चीता, 4 सींग वाला हिरण पाए जाते हैं। अब आते हैं असम में। तो डिब्रू सिखोवा जीवमंडल निश्चय क्षेत्र। अब ये निश्चय या निचय क्षेत्र किसे कहते हैं, या निलय भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, जीव का
कार्यात्मक पता होता है। जहां पर जंगली जीव विचरण करता है अपने भरण पोषण के लिए, अपने खाद्यान्न के लिए या अपने भोजन की प्राप्ति के लिए जहां तक कार्य करता है वो जीव का कार्यात्मक पता होता है, जिसे ही हम नीचे या फिर नीले या फिर नीचे क्षेत्र कहते हैं। असम में डिब्रू सिखोवा वायुमंडल क्षेत्र की स्थापना 1997 में हुई, जिसका क्षेत्रफल 765 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तर में ब्रह्मपुत्र और लोहित तथा दक्षिण में डिब्रू नदी के बीच में ये क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ पर सफेद पंख वाली बतख और जलीय भैंसा, फेरल घोड़े आदि पाए जाते हैं। दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, जो कि अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से में पाया जाता है, स्थापना 1998 में हुई थी। यहाँ का क्षेत्रफल 511 वर्ग किलोमीटर है। मॉलिंग नेशनल पार्क और दिहांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसमें शामिल है। प्रमुख काला हिरण पाया जाता है। यहाँ पर रेड पांडा, मस्क डियर और टाइगर आदि पाए जाते हैं। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र की स्थापना 1999 में हुई थी। मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, पंचमढ़ी सेंचुरी शामिल है इसमें। चीता, तेंदुआ, सांबर पशु, चीतल, मंकेक, बंदर, बड़ी उड़ने वाली गिलहरी यहाँ पर मुख्य रूप से पाई जाती है। 4926 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, जिसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। क्षेत्रफल यहाँ का 2620 वर्ग किलोमीटर है। सिक्किम में बर्फ का तेंदुआ, स्नो लियोपार्ड पाया जाता है। लाल पांडा पाया जाता है। एशियाई जंगली कुत्ता और हिम तेंदुआ आदि पाए जाते हैं। अब आते हैं केरल में, तो अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व पाया जाता है। स्थापना 2001 में हुई थी। 1828 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। यहाँ पर मेनली नीलगिरी, ताहर और हाथी पाए जाते हैं। तो नीलगिरी श्रेणी तमिलनाडु और केरल के बीच में नीलगिरी श्रेणी के दक्षिण में पाया जाने वाला अगस्तमलई बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, जिसमें पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेंदुराने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सांकिली रिजर्व फॉरेस्ट, कलाकड़, मुंदनथुरई टाइगर रिजर्व शामिल है। अब आते हैं अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, जो कि एमपी और छत्तीसगढ़ की बाउंड्री पर स्थित है। इसकी स्थापना 2005 में हुई। 3835 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। मैकाल की पहाड़ी और अचानकमार टाइगर रिजर्व शामिल है। यहाँ का प्रमुख पशु 4 सींग वाला हिरण, जंगली कुत्ता और सफेद गिद्ध यहाँ पाए जाते हैं। रन ऑफ कच्छ में बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र का नाम रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है, जिसकी स्थापना 2008 में हुई है। 12,454 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। कच्छ मरुस्थलीय अभ्यारण्य इसमें शामिल है। जंगली गधा अभ्यारण्य इसमें शामिल है। एशिया का वन्य घास का मैदान भी इसमें सम्मिलित है। तो भारतीय जंगली गधा यहाँ पर पाया जाता है रन ऑफ कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र में। शीत मरुस्थल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो स्नो लियोपार्ड या हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। 7740 वर्ग किलोमीटर एरिया पर फैला हुआ है। पिन वैली नेशनल पार्क, किब्बर, सरचू व चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके अंदर सम्मिलित है। शेषाचलम जीव मंडल निश्चय या फिर निचय क्षेत्र या अभ्यारण्य या बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, तो इसकी स्थापना 2010 में हुई है। क्षेत्रफल 4755 वर्ग किलोमीटर है। श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क इसी का हिस्सा है। पीले गले वाली बुलबुल, लॉरिस जंतु, गिद्ध व हरा कबूतर यहाँ के प्रमुख जीव हैं। पतला लॉरिस भी यहाँ पाया जाता है आंध्र प्रदेश में।
अब आते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश में है। स्थापना 2011 में हुई है। क्षेत्रफल 3000 वर्ग किलोमीटर एरिया पर है। प्रमुख पशु यहाँ के चीता, चीतल, चिंकारा पशु और सांभर पशु प्रसिद्ध हैं। तो इसी प्रकार से ये थे बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भारत के। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह शब्द का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो द्वीप समूह शब्द का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कौन सा करता है? ऑप्शन ए, गोलाकार मूंगा चट्टान से घिरा हुआ एक उथला लैगून, या ऑप्शन बी, द्वीपों का समूह या द्वीपों की श्रृंखला, ऑप्शन सी, पृथ्वी का पौधा या पशु जीवन, और ऑप्शन 4 आता है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी के साथ ये है वीडियो का एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.